ध्यान दें, ये जो क्लास आज है इसका टॉपिक का नाम है, जो टॉपिक आज चलेगा उसका नाम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ठीक है। सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में जानेंगे कि आखिरकार ये सेल साइकिल होती क्या है, सेल डिवीजन होता क्या है, सेल डिवाइड कैसे करता है। उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन और सारी चीजों को देखेंगे। ये जो टॉपिक होगा वो सबके लिए हेल्पफुल है हर जगह, और जो स्पेशली होगा जिन बच्चों को चाहिए उन कुछ बच्चों के लिए स्पेशल टॉपिक होगा जिनका ये है टॉपिक बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे, ठीक है ना। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो यूनिट जूलॉजी के जो बच्चे होंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, इनके यूनिट 4 का ये टॉपिक है ना, और सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होगा कई जगहों कई सारी क्लासेस के लिए। तो इसको देख लीजिए, एमएससी वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल वीडियो होगा ये, क्योंकि उनको भी साइकोलॉजी सेकंड सेमेस्टर एमएससी के सेकंड सेमेस्टर में साइकोलॉजी और जेनेटिक्स पढ़ना है, तो कुछ साइकोलॉजी की चीजें यहाँ पे आएंगी। अभी तो बेसिक सा बताएंगे, लेकिन बेसिक क्लियर रहेगा तो आपको आगे की भी चीजें क्लियर आज हो जाएंगी। तो सेल डिवीजन और सेल साइकिल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लेके चलेंगे कि क्या क्या इनका मतलब है और क्या क्या इनकी मीनिंग है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रोडोल्फ विर्चो। रोडोल्फ विर्चो जो थे वो फर्स्ट व्यक्ति थे, पहले पर्सन थे जिन्होंने सजेस्ट किया था। रोडोल्फ विर्चो ने क्या सजेस्ट किया था? उन्होंने सजेस्ट किया था कि नई सेल जो है वो पुरानी सेल से बनती है। उन्होंने ये बातें बताई थी कि नए सेल का जो डिवीजन है वो पुरानी सेलों से होता है, और इनको इन्होंने एक टर्म दिया था इस काम के लिए, उसका नाम था ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, इन्होंने एक टर्म दिया था, स्लोगन कह सकते हैं, टर्म कह सकते हैं। किसके लिए दिया था? इसका मतलब होता है सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नई सेल की उत्पत्ति पुराने सेलों से होती थी, और इस बातों को रोडोल्फ विर्चो ने कहा। तो इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रोडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट का नाम है, रोडोल्फ विर्चो was the first to suggest that new cell are formed from the cell division of pre-existing cell. The cell division of pre-existing cell. रोडोल्फ विर्चो ने ये बात बोला था, इन बातों को आपने याद रखना। और फिर उन्होंने एक स्लोगन दिया, The cell exists from pre-existing cell, which means, इसका मतलब क्या था? The cell exists from pre-existing cell. Cell exists from pre-existing cell. इस स्लोगन का मतलब था जो रोडोल्फ विर्चो ने बताया। तो सेल के बारे में उन्होंने कहा कि सेल का डिवीजन होता है, दिस इज द फैक्ट, सेल का डिवीजन होता है। और सेल का डिवीजन कैसे होता है? जो पुरानी सेल पाई जाती है उन्हीं सेलों से नए सेल का निर्माण होता है। अब एक जने और आए, अब ये सेल जो होते हैं, देखो सेल के कई सारे रूप होते हैं, कुछ सेल डिवाइड करते हैं, कुछ सेल डिवाइड नहीं करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सोमैटिक सेल की, हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सेल की,
सेल की। हम बात करते हैं नर्व सेल। तो सोमैटिक सेल जो होता है वो कंटिन्यूअसली रैपिड डिवीजन करता रहता है, इसको हम सोमैटिक सेल डिवीजन कहते हैं। इनमें होने वाले डिवीजन को सोमैटिक सेल डिवीजन कहते हैं। और इसको एक और नाम से जानते हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन भी कहते हैं। माइटोसिस सेल डिवीजन कहते हैं, सेल डिवीजन। और भी इसको जानना चाहते हैं, इसको इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। कारण यह है कि इसमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ नहीं होते हैं, जितना पेरेंट्स में होता है उतना इनमें भी क्रोमोसोम के नंबर रह जाते हैं। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड इक्वेशनल सेल डिवीजन। एक सोमैटिक सेल में होता है, देयरफॉर कॉल्ड सोमैटिक सेल डिवीजन। हिंदी में इसको कहते हैं समसूत्रीय कोशिका विभाजन। रिप्रोडक्टिव सेल जो होते हैं इनको हम मियोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। मियोसिस, रिप्रोडक्टिव सेल में होने वाले डिवीजन को मियोसिस सेल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। मियोसिस सेल डिवीजन कहते हैं, या इसी को हम रिडक्शनल सेल डिवीजन कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। कहानी ये है। उसके बाद ये नर्व सेल जो ऐसे सेल होते हैं दे डू नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं कर सकते, ये डिवीजन नहीं करते। हम पैदा होते हैं, जितने नर्व सेल हमारे पास पाए जाते हैं उतने ही नर्व सेल हमारी बॉडी में ये रहते हैं, इनके नंबर्स नहीं बढ़ते, ये इलोंगेट केवल करते हैं। ओके, अब बात आती है कि ये चीजें कहीं क्यों गई। सेल डिवीजन जो चल रहा है ना इंट्रोडक्शन, इसमें थोड़ा सा हमको इनके बारे में इंट्रोड्यूस करना आपको जरूरी था। अब इसमें देखो कहानी आती है, बोवेरी और फ्लेमिंग दो साइंटिस्ट थे। बोवेरी और फ्लेमिंग, ये सोमैटिक सेल डिवीजन को नाम किसने दिया था इनका, या इसको किसने सजेस्ट किया, डिस्कवर किया? तो बोवेरी एंड फ्लेमिंग, बोवेरी एंड फ्लेमिंग। बोवेरी और फ्लेमिंग ने सोमैटिक सेल डिवीजन नाम दिया था। ये जो सोमैटिक सेल डिवीजन वर्ड है इसको देने वाले कौन थे? बोवेरी और फ्लेमिंग ने दिया था। और इसको माइटोसिस टर्म किसने दिया था? तो माइटोसिस टर्म देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो अकेले के नाम थे, फ्लेमिंग का नाम था। फ्लेमिंग ने इसको नाम माइटोसिस दिया था, ठीक है ना, सेल डिवीजन में। अब बात आती है कुछ और कि मियोसिस सेल डिवीजन। अब एक जने कुल 3 साइंटिस्ट मिलके या 4 साइंटिस्ट कह सकते हैं, मियोसिस के बारे में इन लोगों ने एक साथ अपना राय दिया था, ठीक है ना। कुल 4 साइंटिस्ट थे मियोसिस के बारे में, यहां से ऊपर हम कर दे रहे हैं, थोड़ा आपको समझना है, समझिएगा। 4 साइंटिस्ट थे। वॉन बेंडीन ना, एक जने का नाम था वैन बेंडीन, ठीक। उन्होंने 1878 से 1887 कह सकते हैं, 1887। दूसरा स्ट्रैसबर्गर स्ट्रैसबर्गर इन्होंने कब किया था? 1888, 1888। एक जने और थे सुटॉन ना, इन्होंने सन 1919 के में, और विनी वाटर नाम था ये साइंटिस्ट का, इन्होंने 1900 में, सन 1900 में मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में इन्होंने बात किया था। इन्होंने बताया था कि मियोसिस सेल डिवीजन से, यानी यह एक ऐसा सेल डिवीजन होता है जिससे गैमेट का निर्माण होता है। तो मियोसिस नाम नहीं दिया था उन्होंने, गैमेटिक डिवीजन इसको नाम दिया था। और ये भी बताया था कि चारों जने ने ये बताया था कि जो डिवीजन होता है रिप्रोडक्टिव सेल में, इससे गैमेट का निर्माण होता है। और इन्होंने ये भी बताया कि इस दौरान क्रोमोसोम के नंबर
जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं जितना पेरेंट्स में होगा ना। पेरेंट्स में जितने क्रोमोसोम नंबर्स होंगे उनके क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाते हैं। इन्होंने इस बारे में यहाँ पे बताया है, ठीक है। इन्होंने बताया था कि जैसे मान लो क्रोमोसोम में नंबर 64 है, सेल के अंदर नंबर 46 है, 46 क्रोमोसोम नंबर है, और अगर इससे गैमेट बनता है, चाहे आपका स्पर्म बन जाए, चाहे आपका ओवा बन जाए, मेल बन जाए, चाहे फीमेल गैमेट बन जाए, इन डिवीजन के दौरान, ये रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन के दौरान ही होंगे, तो इनमें क्रोमोसोम के नंबर जो होंगे वो 23 होंगे। यहाँ पे भी क्रोमोसोम के नंबर ही क्या हो जाएंगे, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एंड हियर आल्सो क्रोमोसोम नंबर 23। और ये बातें इन्होंने बताई, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन के दौरान। तो इन चारों जने ने ये बताया कि ये जो सेल डिवीजन होता है, रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन, ये इससे गैमेट का निर्माण होता है, पहली बात बताया। दूसरी बात बताया कि इसमें क्रोमोसोम के जो नंबर है वो पेरेंट्स के क्रोमोसोम नंबर के आगे हो जाएंगे, दूसरी बात बताया। तीसरी बात आती है अब अगला कि ये नाम जो है मियोसिस टर्म किसने दिया, इस सेल डिवीजन को मियोसिस टर्म किसने दिया, तो इस सेल डिवीजन को मियोसिस टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम था फार्मर एंड मूरे। दो जानिए, फार्मर एंड मूरे, फार्मर एंड मूरे, फार्मर एंड मूरे coined the term meiosis, coined the term meiosis। और इन्होंने कब दिया था, coined the term meiosis in 1905, 1905 में इन्होंने मियोसिस टर्म दिया, ठीक है। तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था सेल डिवीजन के बारे में। अब एक छोटा सा और इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं सेल डिवीजन के बारे में, फिर हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक जिसका नाम है सेल साइकिल। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोशिश करिएगा समझने के लिए। देखो कुछ और भी कुछ बातें हैं जो सेल डिवीजन में समय कितना लगता है, तो अलग अलग सेलों में अलग अलग समय लगता है, अलग अलग जगहों पे जो सेल होते हैं उनके सेल डिवीजन में अलग अलग तरीके के समय लगते हैं। जैसे ह्यूमन को जब सेल डिवाइड करना होता है, ह्यूमन को सेल डिवीजन करना होता है, ह्यूमन के सेल डिवीजन में कुल समय लगते हैं 24 आवर्स, ठीक है ना। ईस्ट के सेल डिवीजन में कुल समय लगते हैं 19 मिनट, और बैक्टीरिया के केस में देखते हैं, बैक्टीरिया के केस में देखते हैं तो सेल डिवीजन में समय लगते हैं 20 मिनट। ये हो गया कहानी बैक्टीरिया के केस में। अब हम बात करते हैं, यहां तक आप लोग इसको भी लिखने या कहीं नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें, इफ यू वांट देन यू कैन, इफ यू डोंट वांट नो, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अगली बात करेंगे हम किसके बारे में, देखिएगा अगला जो टॉपिक है हमारा वो होगा सेल साइकिल। सेल साइकिल, देखो सेल साइकिल क्या है उसको फटाफट से देख लेते हैं, एक मिनट थोड़ा सा देखो। सेल साइकिल जो है वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड सेल साइकिल है क्या। सेल साइकिल को अगर मोटी मोटा बात समझेंगे तो ये देखो सेल साइकिल का डायग्राम बनाना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे हम आप लोगों को एक डायग्राम और देंगे, ठीक है ना, वो जिसको कहते हैं जादुई डायग्राम ना, जादू वाला, ठीक। तो यहाँ पे हम आपको डायग्राम देंगे। सेल साइकिल में आपको देखना है कुछ कहानियां क्या है। ये सेल साइकिल जो है, ये सेल साइकिल का ये बड़ा हुआ फेज जो है वो सेल साइकिल का मेन भाग, और इधर जो सेल साइकिल का वो यंग फेज कहते हैं, इधर वाले को इंटरफेज कहते हैं। इसके बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन कहानी ये है कि सेल डिवीजन से पहले जो सेल प्रिपरेशन करती है डिवीजन के लिए, उस प्रिपरेशन को ही हम सेल साइकिल के अंतर्गत कंसीडर करते हैं ना। सेल को डिवाइड करना पड़ता है जब, तो उससे पहले की प्रक्रिया होती है कि उसको अपने अंदर जो जीनोम्स पाए जा रहे हैं, जो डीएनए पाए जा रहे हैं, उनको रेप्लिकेट करना है, उनके नंबर्स को बढ़ाना है, और जो क्या बोलते हैं उसको सेल ऑर्गेनेल पाए जा रहे हैं उनके नंबर को उनको इंक्रीज करना है। प्रोटीन चाहिए,
स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए, आरएनए चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये सारे काम को करने के लिए हमको पहले तैयारी की जरूरत होती है कि हम तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो तैयारी जो होती है सेल को डिवाइड कराने के लिए, विभाजन कराने के लिए, उसकी तैयारी को हम सेल साइकिल कहते हैं। जैसे आप लोगों के घर में भी बंटवारा करना होता है जिसको, तो पहले वो माया रचना पड़ता है कि हम क्या करें, कैसे होगा। तो वो माया रचना जो होता है वही माया रचाएगा यहाँ पे, तो सेल का डिवीजन होगा, ठीक है ना। बिना माया रचे तो सेल का डिवीजन होगा नहीं, मतलब घर में बंटवारा होगा नहीं। बंटवारे के लिए भी जो इंडियन फैमिलीज हैं बेसिकली, तो उसमें माया रचा जाता है। तो जो माया रचा जाता है तो दीज आर द रचना ऑफ मोह माया, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेल साइकिल। अब देखिए सेल साइकिल जो होगा वो जेनेटिकली कंट्रोल होगा। अब ये कहना देखो फिर से आ गया एक बार कि सेल साइकिल जो होगा वो जेनेटिकली कंट्रोल होगा। अब देखो कहना नहीं चाहिए, मैंने बता रहा हूँ कि ये भी जो प्रिपरेशन होता है ना वो जेनेटिकली कंट्रोल होता है। अब चाहे लड़का वाले का जेनेटिकली कंट्रोल करें, चाहे लड़की वाले को मम्मी पापा जेनेटिकली मतलब कंट्रोल करें। हमारा जेनेटिक्स तो हमारे माँ बाप ही है ना, और उधर के भी पक्ष के माँ बाप हैं। तो हम जिस माँ बाप के साथ कितना 20-25 साल तक रहते हैं, पालते पोसते हैं, बंटवारा नहीं होता है ना, उसके बाद पता नहीं क्या ऐसा घटना घट जाता है, वो आते हैं, शादी होता है, सब कुछ होता है, उसके बाद भी बंटवारे की नौबत नहीं आती। लेकिन फिर अगर गवर्न हो दूसरे कहीं और से होने लगते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब मोटी मोटा बातें ये है कि अगर उनको कोई उनका जेनेटिक्स उनके ऊपर हावी होना शुरू होगा, ठीक है, तो ऐसे बंटवारे शुरू हो जाते हैं, ठीक। और बंटवारे से पहले बहुत सारी, देखो बंटवारे का कारण ये होता है कि बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, इंडियन फैमिली की बात कर रहे हैं अपने, अलग अलग लाके चीजों को बढ़ाना। सेल आर्मी, जैसे यहाँ सेल आर्मी बढ़ते हैं, जैसे बच्चे आते हैं, बच्चे बढ़ते हैं, बच्चों को कुछ चीजें सफिशिएंट नहीं मिल पाती है, तो ये होता है कि हमारे बच्चे को ये चीज नहीं मिल रहा है, हम अब अलग से बना के रखेंगे, अलग से खाएंगे, अलग से पिएंगे, लाइक दिस टाइप ऑफ कुछ घटनाएं घटती हैं। तो ये सब भारतीय नारियों के, नारियों नहीं, नारी नारा सब लोग का ये स्पेशल गुण होता है। तो हमको क्या करना, हमें तो टॉपिक समझना है। लेकिन the cell cycle is genetically controlled series, genetically controlled series of change, genetically controlled series of change that occur in newly formed cell, नए बने हुए सेलों में newly formed cell, it duplicates its genome, ना, it duplicates its genome। और नेक्स्ट बात करते हैं, The cell cycle are controlled by, एक देखो एक तरह से है क्या है, ये जेनेटिकली कंट्रोल किया जाता है, जेनेटिकली कंट्रोल किया जाता है। दूसरा है, दूसरा पॉइंट की बात करेंगे, ये जो इंपॉर्टेंट होगा, सेल साइकिल आर कंट्रोल्ड बाय, सेल साइकिल आर कंट्रोल्ड बाय अ प्रोटीन, ये याद रखिएगा, controlled by a protein cyclin and cyclin dependent protein kinase, cyclins and cyclin dependent protein kinase, इसको कहते हैं CDK, ठीक है ना। तो देखो दो तरीके से कंट्रोल किया जाता है सेल साइकिल को। पहला क्या है, जेनेटिकली कंट्रोल किया जाता है। दूसरा बात आता है कि प्रोटीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और उस प्रोटीन का नाम है
साइक्लिन प्रोटीन या साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। ठीक है ना, ये दो जने जो हैं वो सेल को कंट्रोल करते हैं, सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। ये दोनों मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मल्टीपल चॉइस वाले एग्जाम में। अब देखो ना, जैसे ये सेल साइकिल है, नया सेल बना, तो एक सेल साइकिल से दूसरे सेल साइकिल के बीच का जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा हुआ, इसलिए इसको लिख लेते हैं। द टाइम इंटरवल बिटवीन two cell cycle is called generation time भी ज्यादा ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लाइक दो सेल साइकिलों के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम जनरेशन टाइम कहते हैं, ये भी आप बात याद रखें। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं सेल साइकिल के फेजों की, कि सेल साइकिल को कितने भाग में बांटा गया है। तो मिटाते हैं और भी एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि सेल साइकिल इज द प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन ना, कैसे देखिए यहां पे लिख भी लीजिएगा, सेल साइकिल इज द प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का जो प्रिपरेशन होता है वो सेल साइकिल के द्वारा होता है। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। सेल साइकिल में देखो फेजेस कितने होते हैं, तो ये हो जाएगा फेज ऑफ सेल साइकिल, या कहीं कहीं पे लिखा होता है स्टेज ऑफ सेल साइकिल, या कहीं कहीं पे लिखा होता है पीरियड ऑफ सेल साइकिल। ठीक है ना, तो कुछ भी रहेगा, आप बस इतना जानते रहना कि ये कोई भी नाम आपको पूछते कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप बातें यही लिखिए ना। सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक फेज, द सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक फेज, दो बेसिक फेज पाए जाते हैं। पहला होता है आपका इंटर फेज और दूसरा होता है माइटोटिक फेज ना, या इसी को हम कहते हैं आई फेज और दूसरे वाले को बोलते हैं एम फेज। ठीक है ना, तो सेल साइकिल के दो फेज होते हैं, एक आपका एम फेज होता है और दूसरा होता है आपका, दूसरा होगा क्या, आई फेज। एम फेज होगा और दूसरा आई फेज। हम आई फेज के बारे में बात करते हैं क्योंकि आई फेज थोड़ा सा बड़ा है और आई फेज के बारे में कुछ बातें सुननी है, कुछ जाननी है, और आई फेज कंप्लीट कैसे होता है उसके बारे में। ठीक है ना, चलो इंटर फेज, या इसी करते हैं आई फेज। इंटरफेज कहेंगे या इसे करते हैं आई फेज। देखो इसको और किन किन नामों से जानते हैं। इंटरफेज को हम इंटरमाइटोसिस भी बोलते हैं ना, ORR इंटरमाइटोसिस भी बोलते हैं क्योंकि इसके बाद माइटोसिस फेज स्टार्ट होता है। इसको हम लोग रेस्टिंग फेज बोलते हैं, रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ORR एनर्जी फेज। एनर्जी फेज के नाम से भी हम इंटरफेज को जानते हैं। ठीक है, अब ये इंटरफेज जो है, कंप्लीट इंटरफेज की बात करें, देखो टोटल सेल साइकिल में जितना समय लगता है यहां से यहां तक,
ना, कुल मान लो कितना लगता है, ह्यूमन की बात करते हैं तो 24 घंटे लगते हैं। और इंटरफेज में जो समय लगता है सेल साइकिल में, वो समय होगा आपका 75 to 95% ऑफ टोटल सेल साइकिल। कुल सेल साइकिल का 75 से 95% समय सेल डिवीजन का, सेल साइकिल का टोटल इसमें लगता है। देखो सबसे ज्यादा क्यों, कारण ये है कि ये जो इंटरफेज है, ये इतना बड़ा फेज है, इसमें 75 to 95% समय लगता है। और ये जो है छोटा सा फेज है, इसमें जो समय लगता है 1 आवर का समय लगता है। 1 to 2 आवर के 2 आवर में लिखे हुए हैं, तो 1 to 2 आवर का समय इसमें आपके लग जाते हैं। मतलब अबाउट 5%, अगर परसेंटेज में देखें तो 5% का समय ये लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इंटरफेज को डिवीजन किया गया, इंटरफेज को डिवाइड किया गया कई भागों में। ठीक है ना, इंटरफेज को डिवाइड किया गया कई भागों में। तो इंटरफेज के बारे में तो कुछ हमने देख लिया कि क्या होते हैं। देखो इंटरफेज को जो डिवीजन देखा गया, इंटरफेज divided into 3 स्टेज। कौन सा, G1 फेज पहला, दूसरा यस फेज, और तीसरा G2 फेज। G1 फेज, यस फेज और G2 फेज, ये आपके 3 फेज दिखाई दे रहे हैं इंटरफेज के। G1 फेज जो है भैया, G1 फेज समय कितना लेता है, G1 फेज 10 घंटे का समय लगता है, 10 आवर का समय लगता है। यस फेज में आपका 9 आवर का समय लगता है, और आपका G2 फेज में 4 आवर का समय लगता है, 4 आवर का समय लगता है। 10 और 9, 19, 20, 21, 22, 23, यानी कुल टोटल समय कितना हो गया, 23 आवर लग गए। और 23 आवर यहां से यहां, यानी दिस वन द G1 फेज, एंड दिस वन द यस फेज, एंड दिस वन द यस फेज, एंड दिस वन द G2 फेज। ठीक है ना, सबसे ज्यादा समय यहां लगा, फिर यहां लगा, फिर यहां लगा। ओके, तो ये अब देखते हैं हमको जीवन में घटनाएं क्या क्या घटी। मतलब जीवन का मतलब जीवन फेज में घटनाएं क्या घटी, और जीवन को किन किन नामों से जाना गया। ठीक है ना, चलते हैं पहले जीवन के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय द जीवन फेज। जीवन फेज को क्या क्या कहा गया और इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटी, इसको देख लेते हैं। जीवन को बोला जाता है फर्स्ट गैप फेज, जो बोला जाता है बोलते हैं फर्स्ट गैप फेज, पहली बात। दूसरी बात जो बोलते हैं जीवन को प्री माइटोटिक फेज, प्री माइटोटिक फेज। फिर इसको बोलते हैं फर्स्ट गैप, तो गैप फेज वही है, फर्स्ट गैप फेज या प्री माइटोटिक फेज। तो ये माइटोटिक सेल डिवीजन ये यहाँ, ठीक है ना, माइटोटिक यहाँ पे है। तो एक चीज गड़बड़ा रहा है, प्री मत करना इसको, पोस्ट, सॉरी पोस्ट ना, प्री माइटोटिक G2 को। तो ये माइटोसिस है, ये माइटोसिस सेल डिवीजन है, माइटोटिक सेल डिवीजन है। इसके तुरंत बाद का जो स्टेज होगा वो G1 होगा। इसके तुरंत बाद का जो स्टेज होगा वो आपका क्या होगा, G1 होगा। अब जीवन में घटनाएं क्या क्या घटती हैं उसको देख लेते हैं। जीवन में घटना क्या क्या घटती है ये देख लीजिएगा। जीवन जो होता है वो लॉन्गेस्ट होता है, ये तो नाम हो गया लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज का लॉन्गेस्ट फेज होता है, पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई मेटाबॉलिकली एक्टिव। यह क्या होता है, इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी तेजी से होता है, मेटाबॉलिक
मेटाबॉलिकली यह फेज जो होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज कहे जाते हैं एंड ग्रोथ कंटिन्यूअसली इनमें जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होते रहेंगे। अब किन किन चीजों पे ग्रोथ कंटिन्यू होते रहेंगे उसको देखिएगा, ठीक, क्योंकि इसमें सेल ऑर्गेनल के डेवलप नंबर बढ़ेंगे ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसके नंबर इनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी तेजी से होती रहती है। तो और आगे चीजें देखते हैं क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइज, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइज, इस स्टेज में आरएनए और प्रोटीन के सिंथेसिस हो जाते हैं। ठीक है ना, इसमें लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड, हिस्टोन, न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड, हिस्टोन आर सिंथेसाइज्ड, हिस्टोन एंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग एंड हाई एनर्जी कंपाउंड, हाई एनर्जी कंपाउंड आर सिंथेसाइज्ड, हाई एनर्जी कंपाउंड भी यहाँ पे सिंथेसाइज्ड होते हैं। आगे, सेल ऑर्गेनेल आल्सो इंक्रीज इन नंबर, सेल ऑर्गेनेल आर आल्सो इंक्रीज इन नंबर। यहां पे सेल ऑर्गेनेल्स के नंबर भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल के नंबर भी यहां पे बढ़ जाते हैं। तो इतनी घटनाएं होती हैं आपके जीवन फेज में। ठीक है, तो जीवन फेज की घटना सबसे बड़ा फेज इंटरफेज का, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है ये फेज, ग्रोथ कंटिन्यूअस इसके अंदर होता रहता है, आरएनए और प्रोटीन के सिंथेसिस इस फेज में हो जाते हैं, लार्ज न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड, हिस्टोन एंड हाई एनर्जी कंपाउंड का भी सिंथेसिस हो जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स के नंबर भी इस फेज में बढ़ जाते हैं। दूसरी बात हम करते हैं यस फेज की। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम यस फेज की। देखिए यस फेज की घटना क्या है। यस फेज को हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। यस फेज को सिंथेसिस फेज कहा जाता है। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेट एंड बिकम डबल। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और डीएनए क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर हेप्लॉइड के केस में बात किया जाए तो डीएनए बिकम डबल। ठीक है, जैसे अगर हेप्लॉइड की बात किया जाए तो अगर 1C है तो 2C हो जाती है, अगर डिप्लॉइड की बात किया जाए तो 2C है तो 4C हो जाती है। ठीक है, ये चीजें होती हैं हेप्लॉइड और डिप्लॉइड के केस में। अब बात एक और देखिएगा कि ये जो कंडीशन है यहाँ पे ना, क्रोमोसोम के नंबर नहीं डबल होते हैं, केवल डीएनए के नंबर यहाँ पे डबल होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर नहीं बढ़ते। यस फेज में ऐसा लगता है कि क्रोमोसोम के नंबर भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ओनली रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, बट
क्रोमोसोम डू नॉट इंक्रीजेस, क्रोमोसोम डू नॉट इंक्रीजेस। क्या यहां पे केवल क्या होते हैं, डेवलपमेंट किसका होता है, डीएनए का डेवलपमेंट होता है, क्रोमोसोम के नंबर नहीं बढ़ते हैं, ठीक है ना, क्रोमोसोम के नंबर नहीं बढ़ते हैं। बात क्लियर। अब देखो कहोगे कि ऐसा कैसे हो जाता है, क्रोमोसोम के नंबर बढ़ने के लिए सेंट्रोमियर का डिवीजन होना बड़ा जरूरी है। जैसे मान लो ये आपके क्रोमोसोम है और ये आपके क्रोमोसोम है, ठीक है ना, तो इनमें केवल नंबर ऑफ डीएनए बढ़ा है, क्रोमोसोम्स नहीं बढ़े। अब ये क्रोमोसोम इनके सेंट्रोमियर डिवाइड करेंगे, देन ये क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज माना जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को आपने याद रखना है कि अगर इससे ये हो जाना यानी पेयर्ड हो जाना, ठीक है ना, ये क्रोमोसोम के नंबर बढ़ने को नहीं माना जाएगा जब तक इसके सेंट्रोमियर डिवाइड करके दो ना हो जाए, ठीक। तो यस फेज में नंबर ऑफ डीएनए बढ़ता है, ठीक है ना, लेकिन क्रोमोसोम नहीं बढ़ते। एक बात और, इसको हम लोग यस फेज को, यस फेज इज आल्सो नोन एज इनविजिबल, यस फेज इज आल्सो नोन एज invisible, also known as invisible phase। यस फेज को इनविजिबल फेज के नाम से भी जाना जाता है, इनविजिबल आप यंग स्टेज कहा जाता है, तो इनविजिबल फेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब हम आगे बात करते हैं G2 फेज। हाँ, इसमें समय कितना लगता है, यस फेज में समय हमने एक जगह बता दिया था आपको, इसमें समय लगता है इसको कंप्लीट होने में 9 आवर, ठीक है। अब बात करते हैं G2 फेज। देख लीजिए फटाफट से 2 मिनट का है और G2 फेज। किसी को दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं उसको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई टॉपिक जैसे न समझ में आ रहा हो। अब बात करते हैं G2 फेज, इसको सेकंड गैप फेज बोलते हैं, सेकंड गैप फेज बोलते हैं, ठीक है ना। ORR देखो माइटोसिस सेल, माइटोटिक सेल डिवीजन के पहले पाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं, प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं। इसमें डीएनए का जो सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाता है, यानी स्टॉप द डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है इसमें। लेकिन आरएनए प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता रहता है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन कंटिन्यूअस, आरएनए और प्रोटीन कंटिन्यूअसली इसमें बनते रहते हैं, ठीक है ना। और ये क्यों जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं बनेंगे, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो ये क्यों जरूरी होता है, ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में पूछा है, ठीक है ना। दे रिक्वायर का क्यों जरूरी होता है, सेल ऑर्गेनेल के मल्टीप्लाई होने के लिए ना, तो इट रिक्वायर, क्यों ये वाला पॉइंट, इट रिक्वायर क्यों रिक्वायर होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल के मल्टीप्लिकेशन के लिए इनकी जरूरत होती है, ठीक है ना। स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए यहां पे करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, क्योंकि स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो क्रोमोसोम का डिवीजन ही नहीं होगा ना, क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे नहीं, की जरूरत होती है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए और सेल की ग्रोथ के लिए, एंड सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ के लिए इनकी आवश्यकता होती है, इनके प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस के लिए। तो ये कहानी हो गई आपकी सेल साइकिल, ठीक है ना। अब देखो सेल साइकिल को
के चलने के लिए हमको चेक पॉइंट की भी आवश्यकता पड़ती है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक। और एक बात और बचा हुआ है, माइटोटिक या एम फेज के बारे में बात कर लेते हैं, फटाफट से उसको भी देख लीजिएगा। एम फेज, एम फेज को हम कहते हैं और डिवीजन फेज, डिवीजन, एम फेज को हम डिवीजन फेज कहते हैं, या एम का मतलब होता है माइटोटिक फेज। एम फेज को डिवीजन फेज या माइटोटिक फेज कहते हैं। इनमें कुल 2 स्टेप है, ये 2 पार्ट में कंप्लीट होगी ना। एम फेज जो होगा वो 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। कंप्लीट 2 पार्टों का नाम क्या होगा? एक को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस ना, कैरियोकाइनेसिस कहा जाएगा, और दूसरा कहा जाएगा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और यहां डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है यहाँ पे। ये बातें याद रखना है आपको, ये भी बातें याद रखना है आपको। और ये देखिए कंप्लीट कितने में होता है, ये कुल 4 फेजों में कंप्लीट होता है, 4 फेज में कंप्लीट होगा। चारों फेज का नाम प्रो फेज, मटा फेज, एना फेज, चलो फेज। अब देखो जब डिवीजन पढ़ेंगे तो इन सारे स्टेप्स को हम लोग क्लियरली देखेंगे कि डिवीजन होगा कैसे, प्रो फेज में क्या होगा, मेटा फेज में क्या होगा, एना फेज में क्या होगा। ये जो हमने इधर आपको बातें लिखे थे, जो बुलेट पॉइंट्स आपको लिखे जाते हैं इधर वाले, इन बुलेट पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सारी बातें आपके एमसीक्यूज के सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए थोड़े अच्छे से पार्ट होंगे। एक फेज आता है G0 फेज, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, समय देना पड़ेगा, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए G0 फेज के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और G0 फेज एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है, ये होता है क्यों, क्या कहते हैं इसको, काम क्या होता है, कब होता है, इसको देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। देखो ये सेल साइकिल हम बना रहे हैं इधर, हम इधर एक सेल्फ मेड सेल साइकिल बना दे रहे हैं, और इसी का एक इधर इस साइड में हम इसी का सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसको भी देख लीजिएगा, इसको भी मैच कर लीजिए, ठीक है ना। इसी का सब्स्टिट्यूट वहां पे रहेगा, उसको समझिएगा तो समझ में आता है। अब देखिएगा ना, जो सेल साइकिल होती है उनको 2 भागों में बांट दिया गया। दिस वन द फर्स्ट वन, इसको कहते हैं आई फेज, और इधर जो होगा वो एम फेज होगा, ठीक है ना। आई फेज में कुल मिला के 95% टाइम्स लगते हैं, 75 to 95% टाइम लगेगा, और एम फेज में कुल 5% टाइम लगेगा, 5% टाइम लगेगा। ये आई फेज को 3 भागों में बांट दिया गया, कौन सा, G1 यस फेज और G2 फेज। तो मोटी मोटा बात समझिएगा, यहां पे बुलेट पॉइंट में होगा ये, इसमें समय कितना लगता है, these are the bullet point for this 10 hour 9 hour 4 hour, और यहां पे टोटल समय कितना लगता है, 1 hour, 1 घंटा समय लगता है। यहां पे आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ये फेज मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। इनमें सेल ऑर्गेनेल के नंबर, इनमें सेल ऑर्गेनेल के नंबर इंक्रीज कर जाते हैं, इंक्रीजेस सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स के नंबर यहां पे इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है ना। यहां पे न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड, हाई एनर्जी कंपाउंड, हाई एनर्जी ऐसे करते हैं, HE, हाई एनर्जी कंपाउंड HC, हाई एनर्जी कंपाउंड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। यहां पर क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, हिंदी में कहते हैं डीएनए का द्विगुणन, या डीएनए दुगना होता है, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर दुगना नहीं होते,
मान लीजिए ये क्रोमोसोम है आपकी, ये आपका है और ये यहां से ऐसे हो जाएगा, लेकिन देयर इज नो नंबरिंग ऑफ, ये क्रोमोसोम के नंबर दूंगा नहीं है, केवल डीएनए का रेप्लिकेशन, ठीक है ना। ओके, अब यहां तीसरा है यस फेज के बाद G2 फेज। G2 फेज की बात करते हैं, यहां आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है यहां पे भी, ठीक है ना। और क्यों होता है, इनके पीछे कारण ये है कि स्पिंडल फाइबर का निर्माण करना है इनको, सेल ऑर्गेनेल के नंबर इंक्रीज कराना है, सेल ऑर्गेनेल के नंबर इंक्रीज कराना है यहां पे, और स्पिंडल का भी निर्माण कराना है, स्पिंडल फाइबर का भी निर्माण कराना है। तो दीज आर द बुलेट पॉइंट फॉर दिस एंड दिस। यहां पे देखो एम फेज जो होगा वो दो भागों में कंप्लीट होगा यहां पे। पहला होगा कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होगा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस 4 फेज में पूरा होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एंटीलोफेज। और साइटोकाइनेसिस जो होंगे वो प्लांट और एनिमल में अलग अलग तरह के होंगे। अगर एनिमल की बात करें तो फरो मेथड से होगा, और प्लांट की बात करेंगे, एनिमल में फरो मेथड, और प्लांट की बात करेंगे तो इसमें प्लेट बनते हैं, सेल प्लेट बनता है। जब सेल डिवीजन इसको देखेंगे तो एक पॉइंट को क्लियर करेंगे और आपके G0 के बारे में भी उसी पॉइंट में कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है, अगर कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है, स्पीड ज्यादा हो, स्पीड कम हो, तो उसको भी आप लोग बता दीजिएगा। और उसके साथ ही साथ आप लोग कमेंट करें ना, जो वीडियो देखते हैं ना वो कोशिश करेंगे पूरा वीडियो देखेंगे, तब 2 मिनट 1 मिनट देख के क्या ही कर पाएंगे, ठीक। वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें, और कंप्लीट देखेंगे तो कंटेंट आप बनाने में आसानी होगी, आप नोट्स बनाएं अपना, ठीक है ना। राइटिंग स्किल बड़ी जरूरी है आप लोगों के लिए, राइटिंग स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। राइटिंग स्किल लाने के लिए आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। नोट्स बनाइए, और राइटिंग स्किल लाएंगे तो रीडिंग स्किल भी बढ़ेगी। तो रीडिंग बढ़ेगी तो अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी बढ़ेगा, किसी के सामने बोलने का तरीका बढ़ेगा आएगा। तो दीज आर द स्किल, ये एक तरह के स्किल होते हैं, और इन स्किल को आपके अंदर इसको डेवलप कराएं, और तभी कुछ हो पाना है। केवल परीक्षा पास करना, पढ़ लेना, नंबर पा जाना, दीज आर नॉट अ गुड मैटर, ठीक है। अपने आप को अगर बेहतर बनाना है तो पहला काम करो, रीडिंग स्किल बढ़ाओ, राइटिंग स्किल बढ़ाओ, ठीक है ना। तो देन आप अपने आप को समाज में कुछ बोलने के लायक बना पाओगे। सो दिस इज दैट्स इट। देख लीजिएगा, अगर आप लोग किसी को जरूरत पड़ेगा तो नोट्स के लिए, तो आप टेलीग्राम इस पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगा। वैसे मैंने सारी बातें यहाँ पे लिख देते हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ के नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।